गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर एक बार मैं आप सभी के साथ इंडियन हिस्ट्री की एक बेहतरीन सीरीज जो लेके आया हूँ, जो लगातार चल रही है, गुप्ता पीरियड। देखिए, अभी तक हम लोगों ने एंसेंट हिस्ट्री जो है वो कवर किया है अपने पिछले वीडियोस में, और जितने भी वीडियोस अभी तक मैंने बनाए हैं सारे एंसेंट हिस्ट्री से हम लोगों ने जो है टॉपिक को कवर किया है। और आज भी हम लोग जो है एंसेंट हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगभग लगभग एंसेंट हिस्ट्री को मेडिवल हिस्ट्री की तरफ लेके आगे बढ़ने वाला है, वो है गुप्ता पीरियड। देखिए, इतिहास के दृष्टिकोण से गुप्ता पीरियड का काफ़ी ज़्यादा महत्व है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 200 से ज़्यादा वर्ष तक ये गुप्ता पीरियड जो है चला था। अब नीचे में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है क्लासिकल एज और गोल्डन एज। गुप्ता पीरियड को क्लासिकल एज या गोल्डन एज भी कहा जाता है। इसका क्या कारण है, यही हम आज पता लगाने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पीरियड से रिलेटेड, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, उसको आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि गुप्ता पीरियड जो है वो शुरू हुआ था 319 एडी से लेकर 540 एडी तक लगभग लगभग ये चला था। तो गुप्ता पीरियड का ये काल जो है आप देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि गुप्ता पीरियड का एक्सपेंशन, तो गुप्ता पीरियड का जो एक्सपेंशन है वो कहाँ कहाँ तक था, इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए, गुप्ता पीरियड जो है लगभग लगभग पूरे भारतवर्ष में जो है वो शामिल था। सिर्फ डेक्कन का जो पठार है और जो कुछ साउथ इंडिया का जो पोर्शन है, इसको छोड़कर देखा जाए तो गुप्ता पीरियड लगभग लगभग पूरे एरिया में कवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गुप्ता पीरियड की बात करते हैं तो ये चौथी शताब्दी में एक नई डायनेस्टी बनकर उभरी थी मौर्यन के बाद गुप्ता पीरियड के रूप में। गुप्ता जो है वो मगध जनपद के जगह में ही डेवलप हुई थी और ये एक बहुत ही बड़ा किंगडम जो है बनकर उभरी थी नॉर्दर्न इंडिया में। इनका रूल जो है, गुप्तन पीरियड का जो रूल है वो 200 साल से भी ज्यादा का पीरियड है, इसीलिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट जगह जो है इतिहास में रखता है। इस पीरियड को क्लासिकल एज या गोल्डन एज भी कहा जाता है, जैसा कि हमने पिछले ही स्लाइड में जाना था। लेकिन इसे गोल्डन एज और क्लासिकल एज क्यों कहा जाता है, वो हम इस पूरे टॉपिक में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि पूरे गुप्ता पीरियड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट शासक थे और उनकी जो क्या क्या उन्होंने का कर्म किए थे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनकी इकोनॉमिक स्थिति कैसी थी, और उनका सारा कुछ हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। एपिग्राफिक एविडेंसेस के अनुसार, तो एपिग्राफिक एविडेंसेस जो होते हैं, उनके जो सबूत होते हैं, उनके अनुसार गुप्ता पीरियड के जो फाउंडर थे उनका नाम ही गुप्ता था, उस व्यक्ति का नाम ही गुप्ता था। उन्होंने उन्होंने एक टाइटल लिया था और वो टाइटल था महाराज। तो उन्होंने एक टाइटल अपने साथ जोड़ा था। अक्सर पुराने जमाने के जो राजा थे वो अक्सर अपने साथ जो है कोई ना कोई टाइटल लिया करते थे अपनी श्रेष्ठता और अपने महत्व को दिखाने के लिए। तो उन्होंने जो टाइटल लिया था वो टाइटल था महाराज। गुप्ता के बाद जो अगले शासक आए वो थे घटोत्कच। तो घटोत्कच का नाम आपने महाभारत में सुना होगा। ये वो घटोत्कच नहीं है, ये गुप्ता पीरियड के घटोत्कच हैं जो गुप्ता के बाद आने वाले उनके बेटे थे। तो गुप्ता जो सबसे संस्थापक थे गुप्ता पीरियड के, उनके बाद आने वाले उनके बेटे थे घटोत्कच। तो घटोत्कच ने जो है आखिरकार गुप्ता के बाद जो है राजभार संभाला था। उन्होंने भी टाइटल जो है वो महाराज का टाइटल इन्होंने भी लिया था। और उसके बाद फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट राजा आए। चलिए देखते हैं इस ऐसे बेहतरीन काल की जिसमें बहुत सारी चीजें घटी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी, उन सारी चीजों के बारे में उस अतीत में हम जाने का प्रयास करते हैं। गुप्ता डायनेस्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी, जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। 200 साल से भी अधिक शासन करने वाली ये डायनेस्टी थी और इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के नाम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका शासन 319 एडी से लेकर 334 एडी तक चला था। चंद्रगुप्त का शासन काफी इंपॉर्टेंट राजा थे। समुद्रगुप्त, जिन्होंने शासन किया था 335 से लेकर 380 तक, इनका शासन भी लगभग लगभग 45 साल तक चला था। ये भी इस गुप्ता डायनेस्टी के बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा थे। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, और उनको विक्रमादित्य भी के नाम से भी जाना जाता था। इनका शासन काल भी लगभग 34 साल का रहा था, 380 एडी से लेकर 414 एडी तक। अगले शासक जो इंपॉर्टेंट शासक थे वो थे कुमारगुप्त, जिनका शासन जो है 415 से लेकर
455 ईस्वी तक चला था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट राजा हुआ करते थे। इनके बाद आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का भी शासन 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक चला था, स्कंदगुप्त प्रथम का शासन। और इसके बाद और भी बहुत सारे राजा आए, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिम्हगुप्त और कुमारगुप्त तृतीय। तो ऐसे बहुत सारे राजा आए जो जिन्होंने इनके शासन को आगे लेके गए, लेकिन गुप्ता डायनेस्टी में इन 5 शासकों का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। तो बारी बारी से हम इन 5 इंपॉर्टेंट शासकों के शासनकाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल जैसा हमने जाना था 319 से लेकर 334 ईस्वी तक चला था। ये गुप्ता रूलर के बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा थे और इन्होंने एक टाइटल ली थी, उस टाइटल का नाम था महाराजा धीराज। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी भी की थी। तो लिच्छवी जो कि मिथिला के राजा हुआ करते थे, उनकी राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने शादी की थी और बहुत सारी ताकत, बहुत सारा रिसोर्स, बहुत सारा सम्मान शादी के साथ साथ जोड़ लिया था। तो ऐसे पुराने जमाने में ऐसा हुआ करता था, राजा जो हैं कई सारी शादियां इसलिए भी किया करते थे ताकि उनका जो साम्राज्य है वो और ज्यादा मजबूत बने और विकास करे और बड़ा बने। इन्होंने अपने इसी जो शादी के बंधन का लाभ उठाते हुए जो गंगा के तट के जितने भी फर्टाइल लैंड है, जितने भी बेहतरीन जगह थे गंगा किनारे, उन सब पे अपना कब्जा कर लिया और इन्होंने एक गुप्ता एरा की शुरुआत की, जिसकी शुरुआत जो है 319-20 में हुई थी। तो गुप्ता एरा की शुरुआत जो है, यानी कि गुप्ता का एक अलग ही कैलेंडर शुरू हुआ गुप्ता एरा के नाम से, और ये शुरू हुआ था 319 से लेकर 320 तक। ठीक है। चंद्रगुप्त वन यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम जो हैं, वो उन्होंने बहुत ही ज्यादा जगहों पर अपनी जो वर्चस्व है वो बना ली थी। उदाहरण के रूप में मगध, प्रयाग और साकेत, इनमें इनका बहुत ही जबरदस्त वर्चस्व बन गया था। इन्होंने ही सबसे पहले जो है गोल्ड कॉइन का शुरुआत की थी, अगर कहा जाए गुप्ता डायनेस्टी के तौर से। और उन्होंने जिस मतलब इनका ना सोना का जो सिक्का वो लोग निकालते थे, वो अलग अलग चीजों पर आधारित होती थी। तो इनका जो सोने का सिक्का था वो कुमार देवी टाइप का सोने का सिक्का था, क्योंकि उनकी पत्नी कुमार देवी थी। तो ये था चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त ये भी एक बहुत ही ग्रेटेस्ट राजाओं में से एक थे गुप्ता डायनेस्टी के। द मोस्ट डिटेल्ड और बहुत ही ऑथेंटिक जो जानकारी है इनके बारे में वो हमें मिलती है प्रयाग प्रशास्ति से। प्रशास्ति का मतलब क्या होता है? प्रशास्ति का मतलब होता है प्रशंसा। ठीक है। तो जब किसी राजा की प्रशंसा की जाती थी, उसको कोई लेखक लिखता था तो उसे प्रशास्ति का नाम दिया जाता था। प्रयाग प्रशास्ति के अनुसार वो काफी इंपॉर्टेंट राजा हुआ करते थे और उन्होंने गैंगेटिक वैली, जितना भी गंगा का तलछट था और जो सेंट्रल इंडिया था, उन सब पे विजय प्राप्त कर ली थी। समुद्रगुप्त जो थे उन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज जो हैं वो सबको हरा कर जो है उन पे अपना वर्चस्व कायम किया था, लेकिन साउथ इंडिया में उन्होंने ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया। समुद्रगुप्त का जो मिलिट्री कैंपेन था, उसी ने ये हमें जस्टिफाई किया कि उनको भी इंडियन नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, वी.ए. स्मिथ के द्वारा। उनके मिलिट्री कैंपेन के कारण उनको इंडियन नेपोलियन का भी जो उपाधि है वो मिली थी। उन्होंने बहुत सारे दूसरे जगहों में, जैसे कि जावा, सुमात्रा और मलाया जैसे द्वीपों में जो समुद्र में हुआ करते थे, उसमें भी उनका वर्चस्व उन्होंने कायम किया। और इसका मतलब ये होता है कि जब समुद्र के आइलैंड में, समुद्र के जो आइलैंड थे उसमें उनका वर्चस्व कायम होने का मतलब ये होता है कि उनके पास नेवी भी थी। ठीक है। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका काफी बड़ा साम्राज्य जो है वो दिखाई देता है। कुषाण जो थे वो पश्चिम में थे, वहां तक उनकी लिमिट थी। वकटक्स जो थे वो डेक्कन तक थे, यहाँ तक उनका वर्चस्व कायम था। उनकी सबसे बड़ी जो कामयाबी थी वो थी पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, यानी कि राजनीतिक जो अखंडता उन्होंने स्थापित की थी इंडिया में, या हम लोग कह सकते हैं आर्यवर्त में, जो इंडिया का वो उस समय कहा जाता था काफी फेमस रूप से। ये उनकी ताकत थी, ये सबसे बड़ी कामयाबी थी। काफी सारे टाइटल्स भी उनको मिले थे, जैसे कि कविराज, कविराज भी उनको कहा जाता था, कविराज। और भी काफी सारे टाइटल्स उनको मिले थे। परम भगवत, परम भगवत, अश्वमेध पराक्रम, विक्रम, सर्वराज ओचित,
इस तरह के कई सारे टाइटल्स उन्होंने पाए थे। उनके द्वारा भी कई तरह के सोने के सिक्के जो हैं वो चलाए गए थे, जैसे गरुड़ टाइप के, आर्कर टाइप के, एक्स टाइप के, बहुत सारे अलग अलग टाइप के सोने के सिक्के उनके द्वारा चलाए गए थे। समुद्रगुप्त की बात अगर की जाए तो वो बहुत बड़े वैष्णविट थे। वैष्णविट मतलब वैष्णव धर्म को मानने वाले। चाइनीज यात्री हुन सांग के द्वारा जो है उन्होंने कहा है कि मेघवर्ण जो श्रीलंका के राजा हुआ करते थे, मेघवर्ण, उन्होंने जो है समुद्रगुप्त के पास अपनी एक एम्बेसी भेजी थी, अपना एक दूत भेजा था, ये पूछने के लिए कि वो लोग जो हैं बुद्धिज्म का पिलग्रिम यानी कि एक तीर्थ स्थान जो है बोध गया में बनाना चाहते हैं। तो मेघवर्मन जो श्रीलंका के थे, जो बुद्ध धर्म के मानने वाले थे, उन्होंने समुद्रगुप्त के पास जो है अपना एक दूत भेजा था, ये परमिशन पाने के लिए कि बोध गया में वो यहाँ आकर बुद्ध का जो है एक तीर्थ यात्रा जो है, तीर्थ स्थान जो है वो बनाना चाहते हैं। तो ये जानकारी थी समुद्रगुप्त की। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के बारे में, जिनका शासनकाल 380 से लेकर 414 एडी तक चला था। देवी चंद्रगुप्त ये एक किताब थी विशाखादत्त की, देवी चंद्रगुप्त ये विशाखादत्त की एक किताब है। इसके अनुसार जो है समुद्रगुप्त जो है वो रामगुप्त के बाद जो है वो शासन में आए थे। रामगुप्त जो है वो काफी कम समय के लिए गुप्ता डायनेस्टी में उन्होंने शासन किया था, और रामगुप्त ही वो एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने कॉपर के सिक्के यानी कि ब्रॉन्ज के सिक्के जो हैं चलाए थे। लेकिन जहां तक रामगुप्त के बारे में जानकारी है वो एक बहुत ही फेमस कहानी है, तो एक छोटी सी कहानी आप भी सुन लें, काफी इंटरेस्टिंग है और वो रिलेटेड है चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के साथ भी। तो रामगुप्त की बात है, रामगुप्त एक बहुत ही डरपोक और काफी नपुंसक सा राजा था। उसने क्या किया था, उसने जो है अपनी पत्नी ध्रुव देवी उसको सरेंडर कर दिया था। एक साका के इन्वेडर, एक साकाज लोग थे जो बाहर से आए हुए थे। जब साकाज लोग बाहर से आए तो उन्होंने अपनी पत्नी को आगे कर दिया और पत्नी को जो है देने के लिए तैयार हो गए और अपनी पत्नी ध्रुव देवी को साका के उस इन्वेडर को दे दिया। लेकिन ये बात जब चंद्रगुप्त को पता चली, जो कि उसके छोटे भाई थे, यानी कि रामगुप्त के छोटे भाई थे चंद्रगुप्त द्वितीय, तो जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने निश्चय किया कि वो दुश्मन से बदला लेंगे और वो निकल पड़े दुश्मन के कैंप में। लेकिन इस बार वो राजा के रूप में नहीं, एक रानी बनकर वो निकले थे, यानी कि महिला का वेश धारण करके वो निकले थे, ठीक है, अपने दुश्मन को मारने के लिए। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी इस मिशन में सफलता भी हासिल कर ली और उन्होंने उस साका के राजा को मार दिया। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक बहुत ही शर्मनाक काम की थी और उन्होंने ये किया कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की जो पत्नी थी ध्रुव देवी उनको तो छुड़ाया, लेकिन आकर उन्होंने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उनकी पत्नी से शादी कर ली, यानी कि उनकी जो भाभी थी उनसे उन्होंने शादी कर ली। और इस तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उनका शासनकाल शुरू हुआ। उन्होंने भी कई शादियां की, नाग नाग जो थे नाग वंशज उनसे भी शादियां की, वकटाक्ष जो थे उनसे भी शादियां की वेस्टर्न इंडिया में। और जो नाग डायनेस्टी थी उसकी जो कुबेर नाग जो बोल के एक लेडी थी उनसे उन्होंने शादी की, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो है शादी की वकटक प्रिंस रुद्र सेन द्वितीय के बेटी प्रभावती गुप्त से भी उन्होंने शादी की। तो उन्होंने काफी सारी शादियां की और अपना साम्राज्य जो है आगे बढ़ाया। उन्होंने साका के रूलर को तो तहस नहस कर ही दिया था और अपनी गुप्ता एम्पायर को काफी दूर तक अरबियन सी तक जो है बढ़ाया था। ये वो पहले राजा थे जिन्होंने ये जो चांदी के सिक्के आप देख रहे हैं, ये चांदी के सिक्के हैं, ये वो पहले गुप्ता रूलर थे जिन्होंने सोने की जगह चांदी के सिक्के जो हैं चलवाए थे। और ये भी किस लिए, साका के ऊपर जो जीत उन्होंने प्राप्त की थी साकाज के ऊपर, उसी जीत की खुशी में, उसी जीत की याद में, ठीक है। अब हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के कुछ नवरत्न के बारे में जान लेते हैं। इनके ये नवरत्न जो हैं काफी फेमस थे। 9 जेम्स कहा जाता था, 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त। 9 जेम्स में कालिदास सबसे प्रथम थे। आपने नाम हमेशा ही सुना होगा कालिदास, जिन्होंने कई सारी पोइट्रीज लिखी थी, ऋतु संहार, है ना, कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशा, मलवी अग्निमित्र, मलवी अग्निमित्र, द्रमास, विक्रम
विक्रमो वस्यम, अभिजानम शकुंतलम, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्रीज जो हैं वो कालिदास ने लिखी थी। तो ये तो एक जैम थे ही। अमरिश, जिन्होंने अमर सिंखोसा लिखी थी, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जैम थे। धनवंतरी, जिन्होंने नवनीतिकन मेडिसिन टेक्स्ट जो है नवंतिकन वो लिखा था। ब्रह्ममिहिर, ये पंच सिद्धांत का इन्होंने लिखा था। इन्होंने और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जातक्स लिखे हैं। आरुषि जो हैं, जिन्होंने वर्तिका लिखा था, जो कि अष्टाध्यायी के ऊपर एक कमेंट था। फिर घटकर्ण, कसपर्णक, वेलाभट्ट और शंकु, ये कुछ इंपॉर्टेंट 9 जेम्स में से 9 जेम्स थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुमारगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त का शासन जो है 415 ईस्वी से लेकर 455 एडी तक चला था। ये कार्तिकेय के बहुत बड़े भक्त थे। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र भी थे और अपने पिता के बाद उनका शासन जो है इनके ही हाथ आया था। अपने शासनकाल के अंत तक गुप्ता एम्पायर को इन्होंने बहुत बड़े रेंज तक पहुंचा दिया था। लेकिन इनके ही शासनकाल में हून्स जो थे, जो कि उत्तर की दिशा से भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, उनके साथ भी इन्होंने ही लगातार जो है संघर्ष बनाए रखा था और हून्स को भारत में घुसने नहीं दे रहे थे। इन्होंने ही नालंदा महाविहार की जो है स्थापना की थी और नालंदा विहार आप जानते हैं काफी फेमस था शिक्षा के दृष्टिकोण से। टाइटल्स की बात करें तो इन्होंने भी महेंद्र द्वितीय, महेंद्र सिंह, है ना, अश्वमेध महेंद्र, इस तरह के जो हैं टाइटल्स इन्होंने अपनाए थे। इन्होंने भी गोल्ड कॉइन्स जो हैं काफी चलाए थे। इनके भी अलग अलग टाइप्स के इन्होंने गोल्ड कॉइन्स चलाए थे। कुछ टाइप्स में बता दे रहा हूँ। खड्गधारी, गजरोही, है ना, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट गोल्ड कॉइन्स थे, टाइप्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स वी शुड से। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट राजा हैं वो हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का शासन जो है 455 से लेकर 467 एडी तक चला था। स्कंदगुप्त ही लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी थे, यानी कि गुप्ता साम्राज्य के अंतिम महान शासक। इनके बाद भी बहुत सारे शासक आए, बट वो इतने महान नहीं थे जितना कि इनके पूर्वज और ये थे। इन्होंने ही हून्स को हराया था। इन्हीं के दौरान जो है हून्स लोग जो हैं वो उत्तर दिशा से भारत में घुस आए थे, लेकिन इनकी वीरता से इन्होंने अपनी सेना के साथ हून्स को हरा दिया और हून्स को हराने के बाद इन्होंने बहुत जोरदार सेलिब्रेशन किया था और उसी समय इन्होंने टाइटल लिया था विक्रमादित्य। ये जानकारी हमें जो है भितारी पिलर जो है वहां से मिलती है। लगातार हून्स के अटैक से गुप्ता एम्पायर जो है काफी कमजोर पड़ गया था। गुप्ता एम्पायर की जो इकोनॉमी जो है वो काफी डैमेज हो गई थी, बहुत ज्यादा ही डैमेज हो गई थी। और ये हमें जानकारी मिलती है उनके जमाने के स्वर्ण मुद्राओं से। और इनके मौत के साथ ही धीरे धीरे गुप्ता एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया, यानी कि धीरे धीरे ये बहुत कमजोर बनता चला गया। इन्होंने बहुत सारे टाइटल्स लिए थे, जिसमें से मैंने आपको बताया विक्रमादित्य, हून को हराने के बाद कर्मादित्य, परम, भागवत, क्रो परमा, इस तरह के टाइटल्स जो हैं ये लिया करते थे। चलिए अब हम जान लेते हैं गुप्ता एम्पायर के उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर, है ना, रिलीजियस चीजें जो भी घटी थी उनसे ही बनते हैं। तो चलिए गुप्ता एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को जाना जाए। गुप्ता एम्पायर की जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो सेंट्रलाइज नहीं था। क्यों नहीं था? अलग अलग भागों में ये डिवाइड किया गया था, पूरी तरह से सेंट्रलाइज नहीं था, जैसा कि मौर्यन एम्पायर में था। मौर्यन एम्पायर में ना ये पूरी तरह से सेंट्रलाइज हुआ करता था, लेकिन गुप्ता एम्पायर में जो है वो कंट्रोल जो है वो सेंटर में नहीं था। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि गुप्ता एम्पायर जो है वो काफी ज्यादा डिसेंट्रलाइज था। और यहाँ पर सेल्फ गवर्निंग ट्राइब्स भी बहुत सारा डेवलप हो गए थे। जब मान लीजिए कि किसी जगह पर आपने इस तरह से ऐसे करके डिवाइड कर दिया है और सेंटर का कंट्रोल जो है, यहाँ पर सेंटर है, इनका कंट्रोल अगर इन सब चीज़ों पे नहीं है तो ये अपनी तरह से शासन कर रहे थे, ये अपनी तरह से, ये अपनी तरह से, ये अपनी तरह से। तो ऑब्वियसली ऐसा ही होता है जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो सभी लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से शासन कर रहे थे, है ना।
गुप्ता लोगों ने काफी ज्यादा टाइटल्स लिए थे, महाराजा धीराज, सम्राट, एकधिराज, है ना, चक्रवर्ती, ये सब टाइटल्स जो लिए थे, इससे जो है काफी ज्यादा एम्पायर जो है उनके स्टेटस में जरूर था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को वो जो दूरी है वो उनकी बन रही थी इस स्टेटस के कारण, इंपीरियल स्टेटस के कारण। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुप्ता राजाओं को जो है उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं हेल्प करते थे, जिनको मंत्री परिषद या मंत्रिमंडलम कहा जाता था। ऐसे काउंसिल जो हैं हुआ करते थे, ये भी हमें जानकारी मिलती है प्रयाग से, यानी कि इलाहाबाद के एक पिलर के इंस्क्रिप्शन से, यानी कि पिलर में जो लिखी हुई बातें हैं उनसे ये हमें पता चलता है कि उस जमाने में भी मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल हुआ करता था राजा की सहायता के लिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट उस समय हाई ऑफिसर्स हुआ करते थे, उनमें से कुमार मत्य जो हैं वो एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर हुआ करते थे, और संधि विग्रहिका ये एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर हुआ करते थे। ठीक है, ये सब भी जानकारी जो है हमें मिलती है, लेकिन ये जानकारी जो है हमें इंस्क्रिप्शन से नहीं मिलती है। अब हम लोग बात करते हैं कुमार मत्या। ये कुमार मत्य जो होते थे ये इंपॉर्टेंट होते थे, क्योंकि ये सारे जो रिक्रूटिंग का काम है, यानी कि रिक्रूटिंग का मतलब होता है कि जितने लोगों को भी सेना में लगाना है, जितने लोगों को भी सेना में घुसाना है, इसका सारा काम जो है कुमार मत्याज करते थे। एक तरह से ये महामंत्री थे। इनके अंडर बहुत सारे जो हैं लोग आते थे। ठीक है, इनके अंडर जैसे मंत्री, सेनापति, महादंड नायक, है ना, संधि विग्रहिका, मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर, ये सब भी इंपॉर्टेंट स्थान रखा करते थे। ये जो संधि विग्रहिका जो है ये समुद्रगुप्त के अंडर जो है ये चलता था, और इसी समय में जो है अमात्य यानी कि जो उसके हेड होते थे वो हरिसेन थे। हरिसेन जिन्होंने प्रयाग प्रशास्ति लिखी है, आपको याद होगा। ठीक है, प्रशास्ति का मतलब मैंने आपको बताया था, किसी की प्रशंसा में लिखा हुआ। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स जो हैं उस जमाने में हुआ करते थे। ठीक है, जैसे कि महाप्रतिहारी, दंड पक्षिका, बहुत सारे ऐसे होते थे, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वो कैसा होता था। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में किस तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे कि भुक्ति या भोग ये एक यूनिट होती थी, जिसको कि हम लोग आज के जमाने में प्रोविंस समझते हैं। ठीक है, इसके जो हेड हुआ करते थे, जो इसके जो मुख्य हुआ करते थे, वो उनका नाम हुआ करता था उपारिका या भोगपति, इनको कहा जाता था। फिर जैसे कि विषय या विषय, जिसको डिस्ट्रिक्ट हमें बोला जाता है, विषय, ये हुआ करता था। इसके मुख्य जो होते थे वो विषयपति, ठीक है, या आयुक्ता, ये होता था। फिर आता था बिथिका, ये बिथिका या नगर जिसको बोलते हैं, सिटी जिसका नाम हम लोग जानते हैं हम लोग, और इसके जो मुख्य होते थे, मुखिया होते थे, वो होते थे नगरपति या पुरुपाल। ठीक है, उसके बाद आता था जो अगला यूनिट, वो है ग्राम, और जिसको कि हम लोग विलेज जानते हैं, और इसके जो हेड होते थे उसको कहते थे ग्रामिका। तो ये आप समझ सकते हैं, भुक्ति, विषय, बिथिका और ग्राम। ठीक है, तो भुक्ति और उसके बाद विषय और उसके बाद बिथिका और उसके बाद ग्राम, ये 4 यूनिट हुआ करती थी, और उसके जो हेड हुआ करते थे वो होते थे उपरिका या भोगपति, विषयपति, आयुक्त या नगरपति, पुरपाला या ग्रामिका। ठीक है, जो शहर का जो एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ जो होता था, काउंसिल का जो हेड होते थे, वो होते थे पौर, इनको पौर कहा जाता था। ठीक है, पौर, ये देखिए गुप्ता राजा जितने भी होते थे वो सब लैंड रेवेन्यू पर डिपेंड करते थे, और उनका लैंड रेवेन्यू अलग से अलग होता था। किसी को 1/4 अपने उपज का 1/4 देना पड़ता था, 1/4 से लेकर 1/6 भाग जो है अपनी उपज का ये टैक्स के रूप में लेते थे। गुप्ता पीरियड में जो आर्मी को खिलाने की बात है वो भी कभी कभी टैक्स के रूप में ली जाती थी। जब भी उनकी आर्मी कहीं से गुजरती थी तो उनको जो है किसी न किसी गांव से खिलाने का ऑर्डर मिलता था, और इस तरह के टैक्स को सेन भक्त टैक्स कहा जाता था, सेना की भक्ति करने वाला टैक्स। कुछ ऐसे विलेजर्स भी थे जिनको कि फोर्स लेबर के रूप में यूज किया जाता था। ठीक है, और ये आर्मी की सेवा में लगे रहते थे। ठीक है, आर्मी ऑफिशियल्स की या आर्मी रॉयल आर्मी की सेवा में लगे रहते थे। ये कुछ फोर्स लेबर्स भी थे जो हमें उस समय दिखाई देता है। अब हम गुप्ता पीरियड के सोसाइटी की बात कर लेते हैं। गुप्ता पीरियड की सोसाइटी की बात करते हैं तो द सोशल पोजीशन ऑफ शूद्रों लोगों का जो यहाँ पर तो जाति जो वर्ण है वो आ चुका था, और शूद्र लोगों का जो पोजीशन था वो थोड़ा सा बेहतर हुआ था इस पीरियड में, लेकिन औरतों का पोजीशन काफी डिटोरिएट हुआ था, काफी खराब हुआ था। पॉलीगैमी जो है वो काफी कॉमन थी। पॉलीगैमी का मतलब है काफी ज्यादा औरतों की एक से ज्यादा पुरुष से शादी कराना जो है ये कॉमन था उस समय में।
जो पहला एग्जाम्पल है सती प्रथा का, जो सती प्रथा कहाँ से शुरू हुई है हम लोग बात करते हैं, तो जो पहला उदाहरण है सती का वो हमें मिलता है गुप्ता ही टाइम से 510 ईस्वी में। ईरान बोल के जगह है, मध्य प्रदेश में ईरान बोल के एक गांव है, वहां से हमें पता चलता है कि पहला सती सिस्टम शुरू हुआ था वहीं से। भानुगुप्त ईरान इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चलता है, ये भी हमें जानकारी मिलती है, कहीं ना कहीं खुदाई करके लिखी गई है, उसी से ये हमें जानकारी मिलती है। औरतों को कोई दूसरे अधिकार नहीं थे, सिवाय एक अधिकार था और वो था ज्वेलरी का और गारमेंट्स का, ये उनको मिलते थे, गहने और कपड़े, इसके अलावा उनके कोई अधिकार नहीं थे। इसलिए मैंने कहा है कि जो पोजीशन ऑफ वुमेन जो है वो काफी बदतर हो गई थी, काफी खराब हो गई थी। गुप्ता रूलर के समय में वैष्णविज्म जो है, वैष्णविज्म जो है वो काफी पॉपुलर हुआ था गुप्ता पीरियड के दौरान ही। इसी पीरियड के दौरान ही बहुत सारे देवी देवताओं का जो है वो एक्टिवेट हो गए थे, जैसे कि लक्ष्मी माता को जो है विष्णु भगवान के साथ जोड़ के दिखाया गया, पार्वती देवी को जो है शिव के साथ जोड़ के दिखाया गया। ये इसी पीरियड के दौरान ही शुरू हुआ था। ये वो पीरियड था जिस समय बुद्धिज्म का जो वज्रयानिज्म जो है, बुद्धिज्म की जो वज्रयानिज्म शाखा है वो इस समय डेवलप हुई थी, ठीक है, इसी समय। और बुद्धिस्ट लोगों का जो तांत्रिक कल्ट था वो भी इसी समय डेवलप हुआ था। इसी समय मूर्ति पूजा जो है काफी ज्यादा डेवलप हुई थी और हिंदुइज्म लोगों का ये कॉमन बन चुका था। मूर्ति की पूजा जो है वो गुप्ता पीरियड से ही शुरू हुई थी। अब हम लोग गुप्ता पीरियड की इकोनॉमी यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानने जा रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो इन बातों से हमें पता चलता है। बहुत सारे जो जानकार हैं वो ये मानते हैं कि जो जमीन था वो सीधा सीधा स्टेट के हाथ में होता था, यानी कि साम्राज्य के हाथ में होता था, बट कहीं कहीं इस बात की खंडन भी किया गया है इस बात का, ठीक है। अगर इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखा जाए तो गुप्ता पीरियड में जमीन को 5 भागों में बांटा गया था। पहला भाग था क्षेत्र भूमि यानी कि कल्टिवेबल लैंड, जिसमें की खेती की जा सकती है। फिर था खिल, खिल का मतलब था वेस्टलैंड। वास्तु भूमि यानी कि हैबिटेबल लैंड, यानी कि जहां पर हम लोग रहते थे घर बनाकर। चारागाह भूमि जहां पर हम लोग गाय भैंस भेड़ बकरी चराते थे। और अपरहत भूमि यानी कि जंगल का जमीन। ये 5 भागों में जमीन को बांटा गया था। इसी दौरान जो है लैंड का सर्वे भी कराया गया था। ये हमें पता चलता है प्रभावती से, जो कि पूना में पाया गया है, पूना प्लेट में पाया गया है प्रभावती गुप्ता, वहां से पता चलता है। और भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हैं जो इस बात का दावा करते हैं। एक ऑफिसर हुआ करते थे पुस्तपाला, ठीक है, एक ऑफिसर हुआ करते थे पुस्तपाला। यही वो ऑफिसर हुआ करते थे जो सारे लैंड का रिकॉर्ड जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ भी होता था उसका रिकॉर्ड ये लोग रखते थे। गुप्ता पीरियड में काफी ज्यादा सोने के सिक्के जो हैं वो प्रचलित हुए हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। तो काफी ज्यादा सोने की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा मौजूद थी, ठीक है। लेकिन ये सोने उतने प्योर नहीं थे, उतने प्योर नहीं थे जितना कि प्योर कुषाण के समय में थे। गुप्ता लोगों ने काफी ज्यादा चांदी के सिक्के भी प्रचलित किए थे, तो इससे हमें पता चलता है कि चांदी भी प्रचुर मात्रा में थी। जहां तक कॉपर कॉइन्स का बात है तो काफी कम मात्रा में कॉपर कॉइन्स जो हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, रामगुप्त ही थे जिन्होंने, सिर्फ एकमात्र ऐसे गुप्ता शासक थे जिन्होंने कॉपर कॉइन चलाया था। तो कॉपर का जो संग्रह है वो काफी कम दिखाई देता है। गुप्ता पीरियड में जो इकोनॉमी थी वो और भी ज्यादा खराब इसलिए भी हुई थी कि जो उनका जो लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेड है वो बहुत ही कम हो गया था, यानी कि दूर के देशों से इनका ट्रेड काफी कम हुआ था। रोमन एम्पायर से जो इनका ट्रेड था वो तीसरी सेंचुरी में ही, यानी कि 30वीं शताब्दी में ही काफी कम हो चुका था, और इसीलिए इनका सारा का सारा जो बिजनेस है ना वो दूसरी तरफ ही था। अब हम गुप्ता कल्चर के बारे में जानेंगे। गुप्ता के समय में जो कल्चर की जहां तक बात की जाती है तो देखिए यहाँ पर रॉक कट केव्स, ठीक है, आर्किटेक्चर को जो है 3 भागों में, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला रॉक कट केव्स, दूसरा स्ट्रक्चरल टेम्पल्स और तीसरा स्तूप के रूप में डिवाइड किया गया है। रॉक कट केव्स में देखिए अजंता और एलोरा का जो महाराष्ट्र में जो गुफाएं हैं वो रॉक कट केव से पत्थर को काट काट के बनाया गया है। या फिर बाघ जो एमपी में है वो भी रॉक कट केव का एक उदाहरण है। स्ट्रक्चरल टेम्पल की बात करें जो स्ट्रक्चर के रूप में बनाया गया है उसमें 10 अवतार टेम्पल ऑफ देवघर झांसी डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी में। द ओल्डेस्ट एंड द बेस्ट शिवा टेम्पल ऑफ बुमरा नागौड़ एमपी में। विष्णु एंड कंकाली टेम्पल तिगवा मध्य प्रदेश में। पार्वती टेम्पल ऑफ नंचना कुथुआ ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। शिवा टेम्पल ऑफ खो सतना पन्ना एमपी में। तो एमपी में बहुत सारे इन्होंने टेम्पल्स बनवाए हैं स्ट्रक्चरल टेम्पल्स के रूप में। स्तूप के रूप में मीरपुर खास जो कि सिंध में है और धमिक जो कि सारनाथ में है,
और रत्नागिरी जो कि उड़ीसा में है, ये सब एक बेहतरीन उदाहरण है उनके कलाकृति और उनके कल्चर के। अब हम उनके आर्ट और आर्किटेक्चर को एक नज़र में देख लेते हैं। गुप्ता पीरियड की बात करें तो उनकी जो कलाकृति थी, उनकी जो आर्ट स्टाइल थी, वो थी नगर स्टाइल, जिसको हम लोग शिखर स्टाइल बोलते हैं। गुप्ता लोगों ने इसी आर्ट को काफी जबरदस्त ऊंचाई तक वो लेके गए थे। जो टेम्पल आर्किटेक्चर था, यानी कि मंदिर बनाने की जो कलाकृति थी, जैसे कि खास करके गर्भगृह, ये जो कलाकृति थी, जो कि श्रीन रूम जिसे कहा जाता था, जहां पर भगवान की मूर्ति को जो है प्लेस किया जाता था, ये भी गुप्ता पीरियड से ही शुरू हुई थी। 10 अवतार टेम्पल जो देवघर मध्य प्रदेश में है, उसका जो एग्जाम्पल हमें मिलता है, उसमें पता चलता है कि कैसे उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है बिल्डिंग्स बनाई थी। जो गंधार स्कल्पचर है वो भी डिक्लाइन हो गया था, है ना, इसी दौरान, और इनके जगह जो है दूसरे जगह ले लिए थे कलाकृति में। बनारस, पाटलिपुत्र, मथुरा, इन लोगों ने जो है नए कलाकृति के केंद्र के रूप में अपने आप को इसी दौरान विकसित किया था। पहली बार हमें विष्णु, शिव और दूसरे भगवान की जो है इमेज मूर्ति के रूप में दिखाई देती है गुप्ता पीरियड से ही। Among the best specimen of the image of Buddha is seated Buddha, जो सबसे बड़ा जो इमेज था बुद्धा का बैठे हुए मुद्रा में, जो कि हमें सारनाथ से मिला है, वो भी जो जिसमें कि बुद्ध जो हैं वो अपने धम्म यानी कि अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, है ना, वो मूर्ति जो है वो भी इसी पीरियड की देन है, इसी गुप्ता डायनेस्टी के दौरान ही बनाई गई थी। ठीक है, और भी बहुत सारी जो है कलाकृति, जैसे उदयगिरी का जो एंट्रेंस में बनाया गया है, एक ग्रेट बोर बोल के है। आप उदयगिरी जाएंगे उड़ीसा में तो वहां पर एक गुफा है, उसके एंट्रेंस में जो बनाया गया है ग्रेट बोर का एक सिंबल जो है, वृह जिसको बोला जाता है, वो भी एक बेहतरीन कलाकृति है। इस जमाने की जो पेंटिंग्स हैं वो हमें बाघ यानी कि धार डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश में है वहां से मिल सकती है। अजंता जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, वहां से हमें इनकी पेंटिंग की कलाकृति और उनकी जबरदस्त शैली जो है वो हमें दिखाई देती है। और अब हम बात करने जा रहे हैं गुप्ता पीरियड के रिलीजियस लिटरेचर के बारे में। जहां तक रिलीजियस लिटरेचर की बात है तो हिंदू टेक्स्ट में बहुत सारे रिलीजियस बुक्स जो हैं इसी दौरान लिखे गए थे। जैसे कि अब फेमस जितने भी हिंदू धार्मिक किताबें हैं, जैसे कि वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण। अगर आपने पुराण के बारे में नहीं पढ़ा है तो आपने मेरा वीडियो जरूर देखा होगा, जिसमें हम लोग वैदिक पीरियड में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें हमने डिस्कस किया है कि पुराण क्या होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखा है तो जाके जरूर देखें, उससे आपको एक आइडिया बनेगा। ठीक है, तो इसी दौरान जो है वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, रामायण, महाभारत, है ना, मनुस्मृति, सब इसी दौरान जो है री रिटन यानी कि दोबारा से लिखे गए थे। पहले लिखने के बाद यहाँ पर दोबारा लिखे गए थे। इसका मतलब ये होता है काफी रिलीजियस वैल्यूज थे इस दौरान। नारद स्मृति, है ना, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कत्यायन स्मृति, और भी बहुत सारी चीजें जो है इसी पीरियड के दौरान लिखी गई थी। ये हिंदू टेक्स्ट की बात हो गई। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से अभिधर्म कोश जो कि दिग्नग था, और विशुद्धिमग जो कि बुद्ध घोष था, ये भी इसी दौरान लिखा गया था। जैन टेक्स्ट की बात करें तो न्यायवर्तम जो सिद्ध सेना के द्वारा लिखा गया था, न्यायवर्तम, ये जो विशुद्धिमग जो है वो बुद्ध घोष के द्वारा लिखा गया, और ये जो न्यायवर्तम जो है वो सिद्ध सेना के द्वारा लिखा गया, जो कि एक जैन टेक्स्ट था, वो भी इसी पीरियड में आया था। अगर सेकुलर लिटरेचर की बात करें तो ऋतु संहार जो कि पहली पोइट्री थी पूरे भारतवर्ष में, वो इसी समय लिखी गई थी। मेघदूतम, ठीक है, वो भी इसी समय लिखी गई थी। मालव अग्निमित्र, ये भी इसी समय लिखी गई थी, जो कि पहला ड्रामा था। मालवी अग्निमित्र जो है, मालविक अग्निमित्र, ये पहला ड्रामा था। अभिजान शकुंतलम, ये कालिदास की लिखी हुई जबरदस्त रचना थी। ठीक है, मुद्र राक्षस विशाखा दत्त की लिखी हुई, मृच्छकटिका शुद्रका की लिखी हुई, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की लिखी हुई, कामसूत्र वत्सायन की लिखी हुई, और बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक लिटरेचर इसी जमाने में लिखे गए। तो लिटरेचर के हिसाब से ये पीरियड काफी बेहतरीन था। मनुस्मृति को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से विलियम जोन्स के द्वारा। अभिजाना शकुंतलम की जहां तक बात करें, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ शकुंतला, अभिजाना शकुंतला का मतलब है शकुंतला को पहचानना। ये कहानी बहुत ही बेहतरीन है। अगर ये आपने बुक नहीं पढ़ा है तो आप जरूर जाके पढ़ें। ग्रेजुएशन में कई जगह के बोर्ड में जो है ये बुक दी गई है। मैंने खुद इसे काफ़ी बच्चों को पढ़ाया हुआ है और पढ़ा भी हुआ है। काफ़ी बेहतरीन कहानी है, काफ़ी बेहतरीन ढंग से लिखी गई है, और इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में विलियम जोन्स के द्वारा रिकॉग्नाइजेशन ऑफ शकुंतला के नाम से। कालिदास को जो है इंडिया का शेक्सपियर भी कहा जाता है। मृच्छकटिका, ये भी एक बेहतरीन कहानी है, द क्ले कार्ड के रूप में जो है लिखी गई है। ये लव स्टोरी है एक पुअर ब्राह्मण की जिसका नाम चारुदत्त था। ठीक है, और वर्चुअस कर्टसन, वसंत सेना के साथ उनका प्यार था, और ये एकदम बेहतरीन कहानी है ना, दिखाई गई है।
कामसूत्र जो अर्लीस्ट बुक थी सेक्स के बारे में, वो भी इसी ज़माने में लिखी गई थी, है ना? तो बहुत सारी बुक्स जो है इस ज़माने में लिखी गई थी। ब्रह्म सिद्धांत जो कि ट्रांसलेट की गई थी अरबिक लैंग्वेज में अंडर द टाइटल ऑफ सिंध हिंद। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थे जिनको बाद में काफ़ी ट्रांसलेट किया गया, इतनी इंपॉर्टेंट बुक्स थी। तो इस तरीके से गुप्ता पीरियड के हम लोगों ने आर्ट एंड आर्किटेक्चर को जाना और अब हम लोग अपने अंतिम पड़ाव गुप्ता पीरियड में पहुंच गए हैं, जहां पर ये आर्ग्यूमेंट है जिसको कि मैंने अपने शुरू में बताया था कि क्या ये गोल्डन पीरियड था या क्लासिकल पीरियड था, अगर था तो कैसे और अगर नहीं था तो कैसे नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, गुप्ता पीरियड सच में एक गोल्डन एज था एंशिएंट इंडिया का, रियलिटी है या ये मिथ है, यानी कि एक सिर्फ अवधारणा है। तो देखिए बहुत सारे आर्गुमेंट्स यानी कि उसके फेवर में देते हैं लोग कि क्यों ये गोल्डन एज था। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसे। देयर वेयर पॉलिटिकल यूनिट्स, तो इसमें पॉलिटिकल यूनिट्स बहुत जबरदस्त थे। फॉरेन रूल वाज कंप्लीटली रिमूव्ड एंड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी प्रिवेल्ड। फॉरेन रूल्स था ही नहीं इस जमाने में, भारत में फॉरेन रूल्स बिल्कुल ना के बराबर, यानी कि नहीं ही था, ठीक है, और काफी खुशी और समृद्धि थी। इनलाइटेंड कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट, तो काफी ज्यादा जो है गवर्नमेंट का जो कैरेक्टर था यानी कि वो काफी इनलाइटेंड था। क्या इनलाइटेंड था? मतलब कि टैक्स जो है वो काफी कम थे, ठीक है, टैक्स जो है वो काफी कम थे, पनिशमेंट जो है काफी हल्के थे। रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म बट देयर वाज टॉलरेंस ऑफ ऑल अदर रिलीजन। हिंदुइज्म का जो है रिवाइवल हुआ था, एक तरह से हिंदुइज्म जो है फिर से फलने फूलने लगा था, लेकिन दूसरे रिलीजन के प्रति भी टॉलरेंस यानी कि संवेदना थी। यूज ऑफ संस्कृत डेवलप एंड आर्ट एंड लिटरेचर फ्लरिश्ड। संस्कृत का बहुत जबरदस्त यूज हुआ और आर्ट और आर्किटेक्चर बिल्कुल फ्लरिश यानी कि काफी जबरदस्त तरीके से फैला इसी पीरियड में, इसलिए भी इसे हम लोग कह सकते हैं गोल्डन पीरियड है। काफी सारे पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको कि आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ग्रेट पर्सनेज लाइक कालिदास, कालिदास जैसे महान कवि वो इसी युग में थे। अमर सिन्हा, धनवंतरी, आर्यभट्ट, है ना, ब्रह्महीरा, ये सारे लोग जो हैं वो इसी पीरियड में थे, काफी इंपॉर्टेंट लोग थे। इस सारे पॉइंट से हम लोग ये दावा कर सकते हैं कि ये सच में एक रियलिटी थी, गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया था। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके अगेंस्ट भी हैं और वो सच में इसे मिथ भी कहते हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं उसे देख लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ टू मैनी फिडिट्रीज, बहुत सारे छोटे छोटे जो हैं शासन जो है एग्जिस्ट करते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था डिसेंट्रलाइज इनका एडमिनिस्ट्रेशन था, उसकी वजह से छोटे छोटे साम्राज्य जो है अलग अलग चलाते थे, मैंने आपको फिगर बना के भी समझाया था। एब्सेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल आर्मी, कहीं ना कहीं बड़ी सी सेंट्रल आर्मी की जो है कमी थी और इसी से कारण जो है ब्यूरोक्रेसी की भी जो है कमी दिखाई देती है। डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडल एलिमेंट्स, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोगों ने फ्यूडल एलिमेंट्स को डेवलपमेंट जो है वो करना शुरू किया, यानी कि लैंड ग्रांट्स, बहुत सारे लोगों को लैंड दिया, है ना, बहुत सारा जो है चीज हम लोग बांटने में विश्वास करते थे। डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड गिल्ड्स, बहुत सारा ट्रेड और जो गिल्ड्स है यानी कि जो पेशा है वो काफी डिक्लाइन हुआ था, व्यापार काफी डिक्लाइन हुआ था, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कैसे रोमन एम्पायर के साथ इनका जो बिजनेस है वो ज्यादा दूर तक वो ट्रेड करते नहीं थे। डिक्लाइन ऑफ अर्बन सेंटर्स, जितने भी अर्बन सेंटर्स थे उनका भी ह्रास हुआ। इंक्रीजिंग वर्ना डिस्टिंक्शन एंड सोशल डिसऑर्डर, वर्ना डिस्टिंक्शन की पहचान शुरू हो गई, यानी कि बहुत सारे जाति पाति जो है वो इसी दौरान शुरू हो गए थे, है ना, और इससे जो है सामाजिक डिसऑर्डर हो गया था, यानी कि समाज में जो है एक तरह से डिसऑर्डर बन गया था, ठीक है, अव्यवस्था बन गई थी। और लास्टली डिक्लाइन इन स्टेटस ऑफ वुमेन, औरतों का कंडीशन बहुत ही खराब था इस दौरान। तो इस कारण से भी हम लोग कह सकते हैं कि गोल्डन पीरियड, गुप्ता पीरियड जो है वो गोल्डन पीरियड नहीं था। तो कुल मिला के अगर आपको लिखने आ जाए कि क्या कहते हैं आपकी गुप्ता पीरियड गोल्डन एज था या नहीं था, तो आप दोनों ही पॉइंट देके आप समझा सकते हैं। देखिए गोल्डन पीरियड था के फेवर में बहुत सारे पॉइंट हैं आपके पास, ठीक है, और नहीं था के फेवर में भी आपके पास पॉइंट है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये गोल्डन पीरियड था, ठीक है। तो आई थिंक आज का जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो जो है वो मेडिवल हिस्ट्री का होगा, यानी कि आज हम लोगों ने लगभग जो है 95% जो है हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर लिया है। अगला वीडियो हम लोग लेके आएंगे मेडिवल हिस्ट्री से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। मेरे वीडियोस को अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मेरा वीडियो अपलोड होगा। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक के बिना ना जाएं। थैंक यू।